जी नमस्कार। देखिए, आपने जो पूछा है कि भाई पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों को लेकर जो एक आदेश दिया है, उसके बाद से पश्चिम बंगाल में ये देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्लादेश के आए हुए घुसपैठिए रोहिंग्या वो बड़ी संख्या में हैं। और अब उनका चुनाव के पहले भी हमने देखा कि बॉर्डर के पास कतार देखी गई थी लंबी लंबी। लेकिन अब एक बार फिर से जब सरकार ने यह तय कर दिया कि जितने भी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में हैं, अब क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने CAA लागू कर दिया है और उसके अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो अल्पसंख्यक वहां के यानी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी, इनको छोड़कर जो बाकी कोई भी है उसको नागरिकता दिखानी होगी। और जब SIR हुआ तो उस SIR में इस बात का ध्यान रखा गया था कि 2002 और 2003 की जो चुनाव की सूची थी, वोटर लिस्ट, उससे लोगों को टैली किया गया था। तो इसके ये तय हो चुका था कि इस SIR के बाद जो वोटर कार्ड है उसका ही देखना काफी है। अब जिसके पास पश्चिम बंगाल में वोटर कार्ड है, इसका मतलब यह है कि वो बंगाल का नागरिक है, क्योंकि अभी ताजा SIR में ये दस्तावेज अभी 2026 में बना है। तो शुभेंदु अधिकारी ने यह घोषणा कर दी है कि यहां पर जितने भी घुसपैठिए हैं उनको इसी तरह डिटेक्ट किया जाएगा और उसके बाद उनको डिपोर्ट किया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने पुलिस को यह कह दिया कि उनको पुलिस थाने में रखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जाए। पुलिस पकड़ेगी और सीधा उनको पहुंचाएगी डिटेंशन सेंटर में, जिसको होल्ड सेंटर कहा गया है। और वो बाकायदा वहां BSF को सौंपे जाएंगे और BSF क्या करेगी, तो जो बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड है उनको सौंपेगी। यानी पूरा पश्चिम बंगाल अब इन घुसपैठियों से मुक्त होने जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी का जैसे ही ये घोषणा हुई है, उसके बाद से खुद से लोग भागने लगे हैं, अपना सामान उठा करके सिर पर पैर रखकर ये भाग रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि एक बार यदि पुलिस की पकड़ में आए तो इनकी क्या हालत होगी, इनको भी नहीं पता। 30 दिन का टाइम तो पुलिस को दिया गया है और उसके आगे BSF के पास रहेंगे। तो BSF तो भाई उसका पूछने और जांच करने का तरीका कुछ और ही है। और इसलिए इन सबको समझ में आ गया कि ये जो होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिसको डिटेंशन सेंटर कहते हैं, इसमें रहने के बजाय अपना कहीं और भाग लो। तो मुझे लग रहा है कि ये पश्चिम बंगाल छोड़ करके या तो देश के किसी अन्य भाग में आएंगे। इसकी सावधानी रखनी चाहिए। जल ही जीवन है, लेकिन दशकों तक उत्तर प्रदेश के गांवों के पारंपरिक तालाब उपेक्षा और अतिक्रमण के आंसू रोते रहे। भूजल स्तर पाताल में गिरता रहा। पर साल 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठाना कि यूपी में बूंद बूंद को सहेजना है, जल संकट को जड़ से मिटाना है। जिसके बाद शुरू हुआ मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में मिशन अमृत सरोवर का एक ऐसा भागीरथ प्रयास जिसने इतिहास रच दिया। जहां मूल लक्ष्य 5,550 तालाबों का था, वहीं योगी सरकार की इच्छा शक्ति से यूपी में 16,630 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण और पुनरुद्धार किया जा चुका है। मूल लक्ष्य से 3 गुना अधिक काम करके उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 बन करके उभरा है। ये सिर्फ पानी के गड्ढे नहीं है, ये आज यूपी के गांवों की गौरव है। एक एकड़ में फैले ये सरोवर 10,000 घन मीटर पानी सहेजने की ताकत रखते हैं। इनके चारों तरफ 23 लाख से ज्यादा स्वदेशी पेड़ पौधे लगाए गए हैं। आज जहां सुव्यवस्थित घाट है, बैठने के लिए बेंच है और शाम को टहलने के लिए वॉकवे है। गांवों के गंदे तालाब अब पिकनिक स्पॉट और चेतना केंद्र बन चुके हैं। योगी सरकार की इस दूरदर्शी योजना ने मनरेगा के जरिए लाखों ग्रामीणों को सीधे उनके गांव में ही रोजगार दिया। यही नहीं, खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिला और राज्य के 29 से अधिक जिलों में गिरते भूजल स्तर में भारी सुधार दर्ज किया गया है। रिकॉर्ड 16,000 से ज्यादा सरोवरों का निर्माण, भूजल स्तर में अभूतपूर्व सुधार और समृद्ध होते हमारे गांव। ये है बदलता, बढ़ता और जल आत्मनिर्भर बनता उत्तर प्रदेश। नियत साफ हो तो काम भी दमदार होते हैं। योगी है तो यकीन है। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी और पुलिस को भी सतर्क रहने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि पश्चिम बंगाल से भागें तो असम में भी हेमंत बिस्वा शर्मा घुसने नहीं देंगे। उनकी पुलिस बहुत तेज तर्रार है और वो भी अपने आप में घोषणा कर चुके हैं कि जितने घुसपैठिए हैं हम उनको भी यहाँ रहने नहीं देंगे। तो बिहार भी पास ही में बॉर्डर लगता है, उत्तर प्रदेश के लिए भी खतरा है और पूरे देश के लिए खतरा है।
लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने यह साफ कर दिया कि चुनावी घोषणा पत्र, जिसको उन्होंने संकल्प पत्र कहा था, वो खाली यूं ही कहने के लिए नहीं था कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने उसको मुद्दा बनाया है तो भाई मुद्दा बना करके लोगों का वोट ले लिया और अब भूल गए। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया कि उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में जो जो बातें की हैं, जनता से जो वादे किए हैं, डे फर्स्ट से वो उस पर काम कर रहे हैं। और हमने देखा कि शुभेंदु अधिकारी जब मुख्यमंत्री बने उसके अगले ही दिन कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने जो 127 किलोमीटर का जो वो पैच रह गया है जिसमें फेंसिंग लगना जरूरी था, उसका आदेश दिया, बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर कर दी और अब उस पर फेंसिंग लगने का काम शुरू हो चुका है। यह है सरकार के वादा किया, पहले एक हफ्ते में ही उन्होंने 3-4 काम ऐसे कर दिए जिससे दिखाई दे गया। एक, जितने अवैध निर्माण हैं उनको तोड़ा गया, उन पर बुलडोजर एक्शन हुआ। और दूसरा, जो भी चुनाव के बाद हिंसा में जिनके नाम थे और जिनके नाम नहीं भी थे, उन्हें भी कहा कि उनके नाम लिखवाओ, उनकी गिरफ्तारी होगी। और अब ये घुसपैठ पर जो प्रहार हुआ है, इसमें आपको बता दें कि एक और बात है कि इसमें जो वामपंथी दल है नेता, वो कह रहे हैं कि साहब हम तो जो है वहां प्रदर्शन करेंगे, ऐसे कैसे निकाल सकते हो, ये तो पुलिस का एक तरफा हो गया, ये तो सरकार की जेल है साहब जिसमें ले जाके रखा जा रहा है। ये जो वामपंथी नेता हैं या जो कांग्रेस के नेता हैं या जो टीएमसी के लोग इस पर बोल रहे हैं, उनको कुछ दीन दुनिया का पता ही नहीं है। ये मोदी सरकार 2014 के बाद से कितने ही कानून बदल चुकी, आईपीसी और सीआरपीसी को बदलकर इन्होंने नए कानून बना दिए, बीएनएस बना दी, इनको इसका भी पता नहीं है क्या नया कानून बन गया है। और इनको यह भी नहीं पता कि घुसपैठ को लेकर के केंद्र की जो मोदी सरकार है उसने अभी हाल ही में एक नया कानून बनाया है, और ये जो कानून है इसका नाम है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। और इस एक्ट के तहत ये पुलिस को, राज्य की पुलिस को यह अधिकार दिया है, ये जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 है, इसके तहत कि बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार पुलिस कर सकती है। अब जब बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है तो पहले गिरफ्तारी होगी और उसके बाद आपसे कहा जाएगा पेपर दिखाओ। जो लोग कह रहे थे हम कागज नहीं दिखाएंगे, तो भाई उनसे कहा जा रहा है कागज दिखाओ। अगर आपके पास 2026 का वोटर कार्ड है बना हुआ, इसका मतलब आप पश्चिम बंगाल के रहने वाले हो, तो ठीक है। और जिसके पास नहीं है, इसका मतलब एसआईआर में आप उन पेपरों को प्रस्तुत नहीं कर पाए तो आप यहां के नागरिक ही नहीं हो। कुछ लोग कहेंगे साहब हमारा तो फैसला ही नहीं हुआ, तो उसका कोई पेपर होगा जो आपने कोर्ट में अपील किया होगा, तो वो अपील वाले पेपर को देखकर भी पुलिस को कहा गया है कि ऐसे लोगों को अभी होल्ड पे रखा जाए, जांच होने दीजिए, कोर्ट में भी जो पेपर गया है उसकी भी जांच हो जाएगी। और इसीलिए ये होल्ड सेंटर बनाए गए हैं। पहला होल्ड सेंटर मालदा में बनाया गया है, बॉर्डर एरिया है, और इसलिए वहां से बीएसएफ को ये सौंपे जाएंगे। और इसमें आपको बता दूं, बायोमेट्रिक डाटा संग्रह, ये जितने लोग पकड़े जा रहे हैं इनको बायोमेट्रिक इनका जांच हो रही है, पूरा डेटा लिया जा रहा है। और इसमें यह भी देखा जाएगा कि ये जो है अब दोबारा से यदि कहीं पकड़े जाते हैं तो फिर इनकी खैर नहीं है, फिर तो इनको लंबी सजा का भी प्रावधान है। और ये देखा जा रहा है कि नेशनल लेवल पर इनका डेटा देखा जा रहा है, यानी नेशनल लेवल पर अब बायोमेट्रिक पहचान की जाएगी इनकी, कि कहीं किसी और दूसरे राज्य में तो नहीं पहुंच जाएंगे। इनकी ये यहां पे पकड़ा, बॉर्डर पे छोड़ा, और ये ऑल इंडिया बेस पर एक डाटा रहेगा सारी पुलिस के पास। तो पकड़ जाने पर इनका बायोमेट्रिक चेक होगा। अगर ये दोबारा से पकड़े जाते हैं तो फिर इनके कानून के तहत इनको तो जेल है, जो घुसपैठियों को बाकी देशों में होती है। और ये इसमें तय कर दिया गया कि जो हिंदू है, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, अगर ये 3 देशों में से किसी देश में आए, जैसा मैंने बताया पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इन देशों से यदि आए हैं और उसकी डेडलाइन बता दी 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले जो भी यहां आए हैं, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, उनको छूट दी गई है। तो भाई उनको नागरिकता मिलेगी, ये शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा कर दी है। जिस संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया, सालों तक वो सिर्फ चुनावी वादों में कैद रही, सड़कों पर लाचारी थी, उपेक्षा की मारी थी। लेकिन साल 2017 में उत्तर प्रदेश की सियासत ने करवट ली। जब मुख्यमंत्री योगी ने यूपी की कमान संभाली तो सिर्फ बातें नहीं की, कड़े फैसले लिए। अवैध बूचड़खानों पर पूर्ण प्रतिबंध से लेकर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने तक शुरू हुआ एक महा
अभियान। मुख्यमंत्री योगी, जिन्होंने कहा कि गौ सेवा हमारे लिए केवल एक नीति नहीं बल्कि सनातन संस्कृति के प्रति हमारा अटूट संकल्प है। आज यूपी के हर जिले में 6500 से ज्यादा सक्रिय गौ संरक्षण केंद्र है, जहां 14 लाख से अधिक गौवंश को सीधा आसरा मिला है। अब हमारी गौ माता बेसहारा नहीं, योगी सरकार के संरक्षण में सुरक्षित है। योगी सरकार ने गौ सेवा को रोजगार और खुशहाली से जोड़ दिया। मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के तहत अब आस्था भी है और आत्मनिर्भरता भी। गाय पालने वाले किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में 1500 रुपए महीना दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 2 लाख से ज्यादा गौवंश किसानों को सौंपे जा चुके हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिली है। सिर्फ शेड्स नहीं, बीमार और घायल गौवंश के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। यूपी के टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करते ही 500 से अधिक आधुनिक मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस सीधे किसान के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। इलाज के बिना दम तोड़ते बेजुबानों को ऑन स्पॉट नया जीवन मिल रहा है। नियत साफ हो तो कानून भी काम करता है। योगी सरकार ने गौवंश निवारण अधिनियम को बेहद सख्त बनाया। आज यूपी में गौकशी और तस्करी करने वालों के खिलाफ सीधे गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत कार्रवाई होती है। अपराधियों को 10 साल तक की कठोर जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ रहा है। लाखों गौवंश का संरक्षण, करोड़ों की डीबीटी मदद और जीरो टॉलरेंस, आस्था को मिला सम्मान, सुरक्षित हुआ गौवंश का मान। गौ सेवा से समृद्ध हो रहा हमारा उत्तर प्रदेश। सेवा का संकल्प आंकड़ों का प्रमाण है, योगी है तो यकीन है। और इसमें मतवा समाज बड़े पैमाने पर प्रभावित है, क्योंकि मतवा समाज को ममता बनर्जी ने, आपने देखा चुनाव के पहले 2 लाख ऐसे लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया था वोट के लिए, उनका वोटर कार्ड भी नहीं बनने दिया। ये ममता बनर्जी थी, क्योंकि इनको लग रहा था ये तो हिंदू है, हिंदुओं की चिंता तो किसी को है नहीं इस देश में। चाहे आम आदमी पार्टी हो, फिर चाहे कांग्रेस हो, फिर चाहे यहाँ समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी हो, हमने देखा है कि वामपंथी दल हो या कोई, किसी को हिंदू की चिंता नहीं है। केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, और उस मुस्लिम तुष्टीकरण में इस कदर ये अंधे हो गए कि इनको अगर घुसपैठिया या रोहिंग्या भी आकर ये कह दे साहब मेरा वोट बनवा दो, मैं तो आप ही को वोट दूंगा, तो ये उसका भी वोट बनवा देंगे। हमने देखा था जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, किस तरह से उनको ओखला एरिया में अमानतुल्लाह खान जो उनका नेता था, उनको सारी सुविधाएं दे रहा था, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, राशन, सब कुछ आपका और मेरा टैक्स का पैसा, और लूटने के लिए ये घुसपैठी है। तो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की इस घोषणा से पूरी अफरा तफरी, हड़कंप मचा हुआ है और सब अपना सामान उठा उठाकर भाग रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है, और ये एक राज्य ऐसा बना जिसने पहली बार देश के अंदर सीए के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है, नागरिकता देना शुरू कर दिया है, उस पर अभी कार्रवाई शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ घुसपैठ बड़ी संख्या में जो निकले हैं घुसपैठिए। अब मैं विपक्षी पार्टियों को कहना चाहूंगा कि जाकर देखो, पश्चिम बंगाल में जाकर देखो कि आपको दिखाई देगा कि कितने घुसपैठिए तो एक ही राज्य से निकल रहे हैं। अगर पूरे देश में इस तरह की ड्राइव चलाई जाए तो सोचिए क्या हाल होगा। और इसलिए चुनाव आयोग ने यह घोषणा कर दी है, पूरे देश के अंदर एसआईआर होगी। पूरे देश में जब एसआईआर होगी तो निश्चित समझिए कि जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं वहां तो ये ड्राइव चलाई ही जानी है, और बड़ी संख्या में देश के अंदर से घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना है। तो सवाल उठता है इस देश की विपक्षी पार्टियों पर जो इन घुसपैठियों को ही नकार रहे थे। सोचिए हमारी देश के लिए कितना सुरक्षा को खतरा है, और ये देश की विपक्षी पार्टी केवल सत्ता के लिए हमारे देश की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे थे। पूरे देश को इस बात पर विचार करना चाहिए। वंदे मातरम।